हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योगेश पोपली फ्रॉम प्रॉपर्टी आईक्यू। प्रॉपर्टी आईक्यू एक सीरीज चला रही है आप लोगों के लिए जिसका नाम है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल अगर गलत हो जाए तो उसके बहुत भारी नुकसान हमारे को झेलने पड़ते हैं। आई मीन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अगर हम लोग वो क्लॉज नहीं डालें जो क्लॉज हमारे को आने वाले टाइम में सेव कर सकता है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, तो ये हमारे को कहीं ना कहीं फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा सकता है। हमने कुछ वीडियोस डाली हैं जो बिल्डर फ्लोर रेडी टू मूव इन, बिल्डर फ्लोर अंडर कंस्ट्रक्शन या अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट्स या कुछ ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज, वॉर जैसी सिचुएशन, क्या क्या क्लॉज किस किस एग्रीमेंट टू सेल में होने चाहिए, वो सब कुछ पुरानी वीडियोस में आप हमारी देख सकते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है आपको अपार्टमेंट रेडी टू मूव इन। रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट जो दो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं। पहला, वो ऑलरेडी एक अपार्टमेंट है जो पिछले 5 साल से 10 साल से पोजेशन्ड है या 2 साल से पोजेशन्ड है, उसकी टाइटल डीड क्लियर है, आई मीन उसका सेल डीड हो चुकी है, पोजेशन लेटर है उसके पास, अलॉटमेंट लेटर है, पेमेंट रिसिप्ट्स हैं, उसका ओसी, एवरीथिंग इज डन। सो दैट इज कॉल टाइटल फ्री प्रॉपर्टी। आई मीन मैंने बिल्डर से बाय करा, बाय करने के बाद बिल्डर ने मेरे नाम से उस प्रॉपर्टी को कर दिया। सो पहली जो डीड होती है दैट इज कॉल्ड कन्वेंस डीड। और दूसरी तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसमें अभी सेलर को पोजीशन मिला है, पोजीशन मिलने के बाद उसने अपना टाइटल डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं कराया, आई मीन अपने नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। अपने नाम से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसको कुछ अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी गवर्नमेंट को देनी होती है, उसके बाद ही वो रजिस्ट्रेशन होती है। वो अमाउंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अगर उसने नहीं दी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। अगर हम ऐसी कुछ प्रॉपर्टी को बाय करने जा रहे हैं तो एकदम क्लियर आपके पास होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी पे बैंक तभी फंड करेगा जब उस प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। आई मीन जब भी कोई प्रॉपर्टी पोजेशन्ड है, पोजेशन होने के बाद बैंक को उसका फर्स्ट टाइटल डॉक्यूमेंट कन्वेंस डीड चाहिए, उसके बाद ही बैंक उसको लोनेबल प्रॉपर्टी मानेगा। पोजेशन आ गया है लेकिन कन्वेंस डीड नहीं हुई है तो बैंक उसको लोनेबल प्रॉपर्टी को लोनेबल नहीं मानेगा। और ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है कि अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका टाइटल क्लियर हो गया है, आप देखेंगे कंपैरेटिवली वो मार्केट से 2 से 5% महंगी बिकती है। आई मीन जिस प्रॉपर्टी का सेल डीड हो चुका है वो प्रॉपर्टी कंपैरेटिवली वर्सेस जो प्रॉपर्टी का सेल डीड नहीं हुआ, ओनली पोजीशन्ड है, वो प्रॉपर्टी थोड़े कम रेट पे बिकेगी। तो आप दोनों के लिए, आई मीन सेलर और बायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेलर भी अपनी कन्वेंस डीड कराए और बायर भी जब उस प्रॉपर्टी को खरीदे तो उसके अंदर एक क्लॉज डाले एग्रीमेंट टू सेल के अंदर। आप कुछ पेमेंट करना चाहते हैं आप करिए, आपके पास आपने अलॉटमेंट लेटर देख लिया, आपने बायर एग्रीमेंट देख लिया, आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट जो बिल्डर देता है, आपने पोजीशन लेटर देख लिया। द ओनली थिंग इज कन्वेंस डीड। तो उसके लिए आप सेलर को बोल सकते हैं कि आप इस कन्वेंस डीड को 30 डेज 40 डेज जो भी टाइमलाइन है बिल्डर लेगा उसमें, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पेमेंट करूंगा वंस आई रिसीव द कन्वेंस डीड फ्रॉम यू। कन्वेंस डीड मिलने के बाद मैं अपने बैंकर को या किसी लीगल को इस प्रॉपर्टी के टाइटल को दिखाऊंगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट पेमेंट आपका करूंगा। और इस तरह की एग्रीमेंट टू सेल की और वीडियोस मैं डालता रहूंगा। इट विल बी काइंड ऑफ सीरीज फॉर यू कि अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज के लिए कौन कौन से एग्रीमेंट टू सेल होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।